फाइनली अगर देखें तो जूनियर असिस्टेंट की डीवी की डेट तो आ चुकी है, मगर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यह बना हुआ है कि इन्होंने 3 महीने का टाइम क्यों लिया है। डीवी में 3 महीने का टाइम एक बहुत ही बड़ा टाइम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू में ज़्यादातर ऐसा होता है कि 1 महीने में हमारे जो डी इंटरव्यू था 2400 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और उनके इंटरव्यू जो हैं 1 महीने के अंदर हो गए थे, ठीक है? जब इंटरव्यू था और यहाँ पे तो डीवी है, डीवी में आपको पता है कुछ भी जानकारी नहीं चाहिए होती उनको, केवल आपके अभिलेखों की सत्यापन होता है। कुछ लोग ड्रेस से संबंधित पूछते हैं कि क्या कैसी ड्रेस पहन के जाएँ, तो उस पे भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। नंबर 1, कौन कौन से फॉर्म हमको डाउनलोड करके ले जाने हैं, इसको फर्स्ट स्टेप में देखेंगे हम। इसमें टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर देंगे इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे जो होने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि कौन कौन से फॉर्म यूपीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके ले जाने हैं, ठीक है? ये पहला हो गया स्टेप। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करें यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने अभिलेख सत्यापन से संबंधित फॉर्म। ये स्टेप 2 हो गया, ठीक है? स्टेप 2 के बाद हम तीसरा स्टेप जो देखने वाले हैं, 1 मिनट। तो तीसरे स्टेप में जो हम देखने वाले हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपके वहाँ पे मेंशन था जब फॉर्म आप भरे थे, कब तक के लिए यहाँ पे मांगे जाएंगे, तो उनसे संबंधित डिटेल देखेंगे और कौन कौन से ज़रूरी हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई इम्पोर्टेंट कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं कि क्या विभागों का वरीयता क्रम कब भरा जाएगा, ठीक है? विभाग का वरीयता क्रम कैसे भरा करेंगे, क्योंकि विभाग का वरीयता क्रम बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद चौथा जो स्टेप हो गया, ये विभाग का वरीयता क्रम हो गया। इसको और स्व घोषणा पत्र कैसे भरा जाए उसको भी हम देखेंगे। तो स्टेप 5 में स्व घोषणा पत्र कैसे इसको भरा जाए। तो टोटल आपको ऑफिशियल वेबसाइट से कितने फॉर्म डाउनलोड करने हैं? पहला तो हो गया जो अपने फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसमें 5 फॉर्म आएंगे, तो उनको डाउनलोड करना है। दूसरा जो है आपका जो विभाग का वरीयता क्रम सिलेक्ट करना है, और तीसरा जो है आपका स्व घोषणा पत्र जो है कैसे डाउनलोड करें और कैसे भरें। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन कौन से कैंडिडेट दिक्कतें करते हैं, कौन कौन से कन्फ्यूजन कैंडिडेट में रहते हैं, वो सब हम इस टॉपिक डिटेल एनालिसिस में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से, सबसे पहले जो देखने वाला है कि फॉर्म को कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे हमको डाउनलोड करने हैं। तो पहला स्टेप शुरू होता है कौन कौन से फॉर्म डाउनलोड करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आई है इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर के साथ अन्य प्रपत्रों के साथ सूचना के आर्तप अभिलेख स्व घोषणा पत्र और विभागों हेतु वरीयता प्रपत्र। तो यहाँ से ये जो नोटिफिकेशन आया है यूपीपीएससी वाले का, यूपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया इसमें स्व घोषणा पत्र यहाँ से डाउनलोड होगा और इसी में 2 पेज का ये वरीयता क्रम वरीयता प्रपत्र डाउनलोड होगा जो विभागों के वरीयता क्रम है। तो इस तरीके से आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करवा लीजिएगा। इसमें 4 पेज टोटल हैं। पहले पेज की आपको आवश्यकता नहीं है जिसमें ये सब डिटेल लिखी हुई, चाहे तो इसको भी डाउनलोड कर प्रिंट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये वाला पेज आप जो देख रहे हैं स्व घोषणा पत्र और अगला जो है विभागों का वरीयता क्रम, तो इनको कैसे भरा जाए ये भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे डाउनलोड करें, ठीक है? तो ये हो गया, 2 फॉर्म यहाँ से डाउनलोड होंगे, वरीयता क्रम और स्व घोषणा पत्र। और अगला देखते हैं, अगला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जब आप अपने रोल जो रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। इसके जस्ट सामने होगा ऑप्शन डाउनलोड, ठीक? डाउनलोड क्लिक करेंगे तुरंत आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे पहला हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड होगा।
दूसरा जो होगा एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जिनकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है नहीं डाउनलोड हो रहा है पुराना, तो उनको क्या क्या कन्फ्यूज़न, किस तरीके से उनको नया मिलेगा, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, वो हो जाएगा। और मार्कशीट फॉर्म यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होगा, इंडेक्स कार्ड डाउनलोड करना होगा, और अटेस्टेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना होगा। और एक कन्फ्यूज़न यह होता है कि फ़ी रसीद हमारे पास नहीं है, तो उसमें क्या करें। फ़ी रसीद वाला बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, उसको हम अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। और हालांकि इस वीडियो में हम बता देंगे कि क्या यहाँ पे कैसे भरा जाए, मगर अगले वीडियो में हम डिटेल उसके बारे में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं, और इसमें हम बता देंगे फ़िलहाल कि अगर आवश्यकता पड़ी तो अगले वीडियो में बताएंगे फ़ी रसीद के बारे में। फ़ी रसीद जिन लोगों के पास है, जिन लोगों के पास नहीं है, तो उनसे जो कन्फ्यूज़न होता है उसके बारे में हम देख लेंगे। तो इस तरीके से अगर देखें तो फॉर्म डाउनलोड करने का प्रोसेस मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया होगा। ये फॉर्म डाउनलोड करने हैं, तो अगला जो स्टेप है हमारा वह है फॉर्म को कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो हमने पहले 2 बताए थे, बड़ा कन्फ्यूज़न है सॉफ्टवेयर इसका, जो इतना कन्फ्यूजिंग बना हुआ है। ये जो देखिए नोटिस बोर्ड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कनिष्ठ सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके वो फॉर्म आ जाएंगे, जो स्वघोषणा पत्र और आपका जो है वो विभाग का वरीयता क्रम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से वो दोनों डाउनलोड होंगे। और अगली बार यहाँ पे आएंगे, जो सबसे ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे लिखा होगा, जो पहला है अनाउंसमेंट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हाईलाइट करते हैं, इस पे जो क्लिक करेंगे, क्लिक है डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालेंगे। अगर खुलता है मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और जेंडर सेलेक्ट करके कैप्चा डाल के आप डाउनलोड वेरिफिकेशन लेटर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा कि उसमें लिखा होगा कि वही जो मैंने अभी दिखाया था कि डाउनलोड कीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर वगैरह, 5 चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है। और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए होते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो निर्देश दिए गए होते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के विवरण का प्रपत्र डाउनलोड करें। और यहाँ पे ये लिखा होता है कि आपने जो ऑनलाइन आवेदन में जो जो आपके शैक्षिक अर्हता या अनुभव आपने जो सिलेक्ट किए, अगर उससे भिन्न पाई जाती है, भिन्न का मतलब ये हुआ कि उससे ज़्यादा तो मानेंगे नहीं, उससे कम अगर पाई जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करने के बाद अगला जो हमारा स्टेप होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कैसे होगा, यहाँ पे हम आपको बता दें। तो डॉक्यूमेंट जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगी, बाकायदा उतने टाइम आपको वहाँ पे आयोग में पहुँचना है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड जब करने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट और टाइम यहाँ पे सब कुछ मेंशन होगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है, अगला स्टेप की डॉक्यूमेंट्स हमारे कब तक के लिए मान्य हैं। तो हमने पहले ही कहा था कि इंटरमीडिएट या फिर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको जो फॉर्म फिल करने की डेट है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, फॉर्म फिल करने की जो डेट है उस डेट से पहले का आपका होना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो या फिर आपका जो है। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 जुलाई 2019 के पहले के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, चाहे वो आपका इंटरमीडिएट का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो या फिर CCC का सर्टिफिकेट हो, सभी जो है 20 जुलाई 2019 के पहले का होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे माना जाएगा, अन्यथा आपका वह प्रपत्र माना नहीं जाएगा। और फॉर्म
में हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपके कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। विभागों का वरीयता क्रम सेलेक्ट करने का जो वहाँ पे कैसे करा जाएगा, ठीक है, वो सबसे पहले देख लेते हैं कि विभागों का वरीयता क्रम कैसे सेलेक्ट करें। तो अब हम देखने वाले हैं कि विभागों का वरीयता क्रम कैसे भरा जाए। तो यूपीटीपीएससी के जो नोटिस डाउनलोड करेंगे तो उसमें विभागों का को कैसे भरा जाए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भरना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है, नाम भरना है और डेट ऑफ बर्थ भरना है। आप इसमें ये न्यूमेरिकल में भरेंगे, जैसे 2/2/2002 इस तरीके से, ठीक है, 0/2/02/2002 इस तरीके से आप भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जैसे विभाग आपको कैसे सिलेक्ट करना है, वरीयता क्रम आप ज़्यादातर कैंडिडेट जानते हैं, मगर जो लोग नहीं जानते, जैसे आपको पहले नंबर पर सर्वे कमिश्नर वक्फ को रखना है, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है, यहाँ पे 1 हिंदी में लिख देना है, या फिर आप इंग्लिश में भरना चाहें भर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आपको ये रखना है पहला वाला, तो 2 यहाँ पे लिख के 2 यहाँ पे भर सकते हैं। इस तरीके से आपको लास्ट तक सभी फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे 27 विभाग तक लिखना है। और यहाँ पे आपको पता है कि लिखा है कोई भी कॉलम रिक्त ना रखें, ठीक, किस विभाग का जो आवंटन है आपके नंबर के आधार पे होगा। फाइनली यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, अभ्यर्थी का स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में पूरा नाम, तो हिंदी में पूरा नाम भी लिखना है और सिग्नेचर करना है, दिनांक भी वहाँ पे डालना है जिस डेट को आपको डीवी है, ठीक। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगला जो स्टेप है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म स्व घोषणा पत्र कैसे भरा जाए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अंक क्रमांक आपको डालना है और जो किस दिन आपकी डीवी है वो डालना है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आयोग में आपको मिल जाएगा, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करना है, पंजीकृत संख्या आपको डालनी है, जो लागू ना हो उसे काट दें, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो है प्रभारी कोविड हेल्प डेस्क द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे आप गए थे टाइपिंग देने तब भी यहाँ पे हुआ था, वैसे यहाँ पे होगा। टेबल संख्या आपको मिल जाएगी, जैसे आप यूपीटीपीएससी तृतीय तल पे जाएंगे, 3rd फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पे आपको नोटिस मिलेगी और नीचे भी लगी होती है कि नोटिस किस टेबल संख्या पे आपको मिलेगा, बुलाया जाएगा। तो जिस टाइम वो आपको जाएगा उसी टाइम जाइए और आराम से आपका डीवी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर उनके होने हैं, नाम प्रभारी का, और उनके सिग्नेचर यहाँ पे हो जाने हैं, ठीक। इस तरीके से देखें तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि जो 5 फॉर्म डाउनलोड हुए उनको कैसे भरा जाए। तो आइए देख लेते हैं बारी बारी से। तो पहला फॉर्म जो आपको भरना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म होता है। इसको कैसे भरना है, यहाँ पे आपको पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपको दिया गया होगा, आपका नाम यहाँ दिया होगा, फादर नेम दिया होगा। और ध्यान रखिए कि आपका जो नाम और फादर नेम जो आपके डॉक्यूमेंट में है सेम यहाँ पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको एफिडेविट बना के ले जाना है। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या आपकी दी गई है, आपका जो दिनांक दी गई है, किस दिन आपका डीवी है, टाइम दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे पद भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, मगर भरना है केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आयोग के वेबसाइट इतने से ये जो है पूरा आपको भर लेना है। फिलहाल इसमें कुछ भरना नहीं है, केवल पढ़ना है इसे, ठीक है। लिखा गया है कि डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरें तथा अपने सभी प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों, मतलब खुद से प्रमाणित करना है प्रतिलिपियों को, फोटोकॉपियों को, जन्मतिथि प्रमाण पत्र जो कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, मान्य है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, ये भी आपको पता है कि जो आप करते संबंधित तालिका प्रमाण पत्र, डिग्री तथा आरक्षण के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आदि एवं समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी, ठीक है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र आप जमा कर सकते हैं, निवास नहीं है, आय नहीं है तो जाति प्रमाण पर भी चल जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपके द्वारा दी गई शैक्षिक योग्यता जो है संबंधित सूचना या मूल अभिलेखों से भिन्न या गलत पाई जाती है तो आपको अभिलेख सत्यापन से वंचित किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता कि उनके शैक्षिक अंक प्रमाण पत्र उपयुक्त विज्ञापन के अंकित तिथि के पूर्व के होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था
कि अंतिम तिथि के पहले के सब होने चाहिए। अभिलेख सत्यापन के लिए अपने पासपोर्ट साइज़ के नवीनतम 2 फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा जहां आपने शिक्षा पाई हो उस संस्था या के प्राचार्य अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराकर अथवा स्वप्रमाणित कर अवश्य लाएं। 2 सादी अप्रमाणित फोटो भी लाएं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको सेल्फ प्रमाणित मतलब स्वप्रमाणित फ़ोटो आपको लेके आना है या फिर किसी अधिकारी से प्रमाणित करवा लें। स्वप्रमाणित चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका अभिलेख सत्यापन औपबंधिक रूप से स्वीकृत हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आगे अगर देखें, यदि आप पद की पात्रता अर्हता की शर्तें पूर्ण नहीं करते हो तो आयोग आपका अभ्यर्थन निरस्त कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक तालिकाओं को सम्मिलित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के अंक तालिकाओं को सम्मिलित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते। अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी केवल अंक तालिका के आधार पर आपको उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, जिन परीक्षाओं के परीक्षा फल हाल में प्रकाशित हुई हों और परीक्षा संस्था ने नियमित प्रमाण पत्र या उपाधि नहीं दिए हों उनके लिए औपबंधिक या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना आवश्यक होगा। ठीक, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने कहा था पहले ही कि आप डिग्री सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दें, मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर दिया होगा। अभिलेख सत्यापन के समय सभी वांछित मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन नहीं किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के समय परिसर में मोबाइल फ़ोन साइलेंट स्विच ऑफ मोड में रखा जाए। ठीक, इस तरीके से पूरा मैंने देख लिया कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो है इसको भी आपको प्रिंट आउट दे देना है। अगला देखते हैं नेक्स्ट जो फॉर्म। तो यहाँ पे अगला जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद ऐसा फॉर्म डाउनलोड होगा। यहाँ पे जो दिया गया कॉलम, यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, स्वप्रमाणित यहाँ पर चिपकाएं और तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करें। ठीक, उस पर फ़ोटो पे आपको सिग्नेचर कर देना है। फ़ोटो जैसे आपने लगाया है ऐसे, ठीक है, मान लीजिए फ़ोटो आपने लगा दिया। ठीक, अब सिग्नेचर आपको करना है तो सिग्नेचर कर दीजिए, ऐसे करके डेट भी डाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। पठनी मतलब कि पढ़ने लायक आपको सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ पे विज्ञापन संख्या दी गई, आवेदन की लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है कि इसके पहले के आवेदन आपके होने चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है। तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट लिख देना है केवल। ठीक है, या हिंदी में लिखना चाहें तो कनिष्ठ सहायक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में, हिंदी में और अंग्रेजी में, अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है तो आपको उसके ऊपर हिंदी में लिख देना है। अगर जगह नहीं है तो आपको यहाँ पे साइड में लिख देना है, हालांकि जगह होती है आप लिख सकते हैं आराम से। अगला जो है अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, जो आपका पूरा पता है, ग्राम में रहते हुए गाँव, पोस्ट, डाकघर और तहसील, जिला, ये सब लिख के आपको कर देना है। ठीक है, ग्राम, नगर, जिला अथवा राज्य का नाम जहाँ अभ्यर्थी स्थायी निवासी है। तो यहाँ पे गांव, नगर, जिला, राज्य, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं। ठीक, अगला जो है जन्म तिथि। ठीक है, जन्म तिथि यहाँ पे अंकों में लिखी होती है, शब्दों में आपको नीचे लिख देनी है। जैसे आपकी जन्म तिथि है 1/1/2002 तो 1 जनवरी 2000 सन 2002 लिखना है। 1 जनवरी वर्ष 2002 इस तरीके से आप लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख देना है। अगला जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 6, अभ्यर्थी के पिता या पति का डिटेल यहाँ पे लिखना है। अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम लिखना है। यहाँ पे नाम अपने फादर का नाम लिखना है। हिंदी में या अंग्रेजी में किसी तरीके से लिख सकते हैं, मगर ध्यान दीजिएगा जिस भाषा में आप लिखें, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में, सब पूरा डिटेल एक ही भाषा में लिखना है। अभ्यर्थी के पिता या पति का जन्म स्थान, मतलब कि आपके पिता का जन्म स्थान जहाँ आप रहते हैं वहाँ का लिख सकते हैं। ठीक है,
और अभ्यर्थी के पिता या पति का यदि मृत हो तो अंतिम पता, ठीक है। अब अपना ही पता लिख दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर पिता बेटे साथ में रहते हैं। अगर आप अलग रहते हैं तो उनका पता लिख दीजिएगा। क्या पिता या पत्नी ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है? तो जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जो किसी अन्य राष्ट्र की जिसके फादर ने राष्ट्रीयता बदली हो, मगर अगर है ऐसा तो आप हाँ करके विवरण दे सकते हैं। हाँ करके आप किस देश की नागरिकता ली और कब छोड़ी है ये भी लिख सकते हैं। यदि अभ्यर्थी अथवा उसके अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। तो हाँ यहाँ पे लिख दीजिए अगर जन्म से ही आप निवासी हैं। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? यदि हाँ या नहीं में दीजिए। यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें तथा निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित वर्ग जाति की आयु सीमा में दे छूट का लाभ चाहता है? यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दे। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अभ्यर्थी में विज्ञापित किसी पद के लिए अगर आरक्षण के चाहते हैं, ओबीसी एससी एसटी के हैं, तो हाँ पे हाँ लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जाति आपकी क्या है, जाति लिखिएगा, उपजाति क्या है वो लिखिएगा, ठीक है। वो आपको जाति प्रमाण पत्र पे आपके लिखा होगा, ध्यान से देख के वही भरिएगा। और अगर उम्र में आपको छूट चाहिए तो आपको हाँ लिख के आपको जाति का विवरण देना है कि जाति के आप हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला स्टेप जो है स्टेप नंबर 9। क्या अभ्यर्थी विवाहित है? यदि हाँ तो हाँ हाँ लिख दीजिएगा, या नहीं तो नहीं, ठीक है। या फिर इसे काट दे दीजिएगा, नहीं को काट दीजिए हाँ हो जाएगा, हाँ को काट दीजिए नहीं हो जाएगा। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं? तो अगर 2 पत्नियां हैं तो आपको हाँ करना है, अगर नहीं तो नहीं, हाँ काट कर नहीं करना है, ठीक है। जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित है, महिला अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। यहाँ पे साफ ये देखने वाली बात है कि यदि हाँ तो अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, ये पुरुष के लिए हो गया कि 2 अगर पत्नियां हैं तो वो लोग भरें। क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी एक से अधिक पत्नी है? मतलब कि कोई अगर फीमेल कर रही है अप्लाई, तो उसकी अगर पति की एक और पत्नी है तो उसके बारे में यहाँ पे हाँ करना है सिलेक्ट। सिंपल ये समझ लीजिए कि व्यक्ति की अगर 2 पत्नियां हैं तो हाँ करना है, चाहे आप पत्नी हो या फिर पति हो, अगर नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है 10वां, सभी शैक्षिक तथा प्राविधिक परीक्षाओं में अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं उन उपाधियों का विवरण दीजिए। तो जो आपके पास आपके सर्टिफिकेट हैं उनका डिटेल यहाँ पे मांगा गया है। तो हाई स्कूल का लिखना है, ज़्यादातर विषय जो है, कुछ लोग आर्ट से होंगे, कुछ लोग एग्रीकल्चर से होंगे, कुछ लोग साइंस से होंगे, वो लिखना है आपको। आर्ट, साइंस या फिर एग्रीकल्चर या फिर कॉमर्स, जो भी आपकी साइट हो वो लिखना है। और श्रेणी अथवा ग्रेड, श्रेणी फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न ये लिखना है। वर्ष जो है वो लिखना है, किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है, प्राप्तांक का प्रतिशत क्या रहा है, प्रदत्त प्रमाण पत्र की संख्या आपको लिखना है। जो सर्टिफिकेट पे, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे जो संख्या लिखी, प्रमाण पत्र की संख्या ही लिखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रोल नंबर लिख देते हैं या फिर कोई एक और नंबर पड़ा हो तो वो लिखे। आपको प्रमाण पत्र नंबर लिखा होगा सर्टिफिकेट पे, वहाँ वही देख के भरिएगा। आई से होता है ज़्यादातर में, अगर चेंज है तो आप देख लीजिएगा। प्राप्त विशिष्टता का विवरण, कोई अन्य विवरण अगर है तो लिख दीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, श्रेणी, वर्ष, प्राप्तांक और प्रतिशत भी लिखना है। जैसा कि पता है 60% के ऊपर वालों को पूरे मार्क्स मिलेंगे इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में, तो उनको भरना है प्रतिशत, प्राप्तांक। तो प्राप्तांक ऊपर लिख के नीचे परसेंटेज लिख सकते हैं, या फिर आप परसेंटेज डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्नातकोत्तर की अगर बात करें तो स्नातक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, श्रेणी लिखना है, वर्ष लिखना है और प्रतिशत लिखना है। प्रतिशत क्या प्रतिशत आपने पाया है, प्रमाण पत्र की संख्या और अन्य विवरण, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अन्य शैक्षिक डिप्लोमा डिग्री
शोधकर्ता, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। ट्रिपल सी का विवरण आप भर सकते हैं, मगर आप चाहें तो नहीं भी भरिए, क्योंकि ट्रिपल सी का विवरण और भी भरने के लिए आता है। यहाँ पे देखिए, ट्रिपल सी का यहाँ भी भर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भर सकते हैं ट्रिपल सी डाल के। यहाँ पे ट्रिपल सी डाल के यहाँ पे डिटेल भर लीजिएगा, और अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको भरना है अभ्यर्थी का विवरण, यहाँ पे जो है भर दीजिए। पद का नाम, नियुक्ति का स्वरूप, पद का नाम लिखिए, वेतन और वेतन का क्रम, अगर आप पहले से कहीं नियुक्त हैं तब के लिए, तो अगर आप कहीं पे कार्यरत हैं तभी आपको भरना है, वैसे नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए, विज्ञापित अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता से संबंधित विवरण, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भरना है अनिवार्य जो है, अनिवार्य जो प्रमाण पत्र संख्या है, यहाँ पे पहले में लिखिए हाई स्कूल, दूसरे में इंटरमीडिएट, तीसरे में ग्रेजुएशन, ठीक है, अनिवार्य। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे अधिमान्य प्रमाण पत्र, यहाँ पे ट्रिपल सी नहीं, ट्रिपल सी यहीं भरना है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन भर देना फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, फर्स्ट में ग्रेजुएशन भरना है, मतलब कि स्नातक भरना है, और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डालना है। सेकंड में आपको ट्रिपल सी भरना है, और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डालना है। बस 2 चीज़ें आपको भरना है, बाकी आपको नहीं भरना है, ठीक। या फिर आप चाहें तो इंटरमीडिएट भर दीजिए, ग्रेजुएशन भर दीजिए, और फिर आपको ट्रिपल सी भरना है। तीनों भर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। 3 विकल्प दिए गए हैं तो कर सकते हैं। बाकी आपका अगर जो इसमें दिया गया है कुछ, सेना में 2 साल से की सेवा की है तो उसके लिए आपको यहाँ पे भरना है। एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट अगर प्राप्त हुआ, यहाँ पे भरना है। फौजदारी न्यायालय द्वारा अगर दंडित है तो उसके बारे में यहाँ पे विवरण देना है, ठीक है। और क्या अभ्यर्थी द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य चयन आयोग में दीवार किया गया है तो लिखना है। क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा में पद से हटाया गया है तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको विवरण देना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आवेदन परीक्षा शुल्क के नियमित जमा की गई राशि का विवरण दें। तो आपने जो फॉर्म भरा था, तो आपको पता है फॉर्म भरने के टाइम आपको बैंक ट्रांजैक्शन आईडी मिली होगी, धनराशि, शब्दों में तिथि, बैंक का नाम, जनपद। अब यहाँ पे देखिए, यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता अनुभव देना चाहते हैं जो ऊपर दिए गए स्तंभों में ना आया हो, तो यहाँ एक अलग से विवरण दें और उसे आवेदन के साथ नत्थी कर दें। तो यहाँ पे साफ दिया गया कि अगर आपके पास कोई अन्य योग्यता है तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आपको लिख के कर देना है। कोई अन्य पेज पे आपको प्रिंट आउट दे के उसके बारे में डिटेल लिख दीजिएगा, कोई वो आपका मान्य होगा। अभ्यर्थी का घोषणा पद में अपना नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो दिक्कत ये आती है कि लोगों के पास चालान नंबर नहीं है, ठीक है, चालान नहीं है जो आपने फीस पेमेंट की थी, तो इसके लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ब्लैंक, नो फिलिंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है, इसको ना भरें। आपको वहाँ जब पहुँचेंगे तब भी आपको आयोग के सदस्य यह कहेंगे कि अगर आपने फॉर्म में पैसे नहीं जमा करें तो आपको परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप, जाहिर सी बात है कि आपने पेमेंट किया था, तो इसका डिटेल अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नाम यहाँ पे लिखना, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता, दिनांक आपको लिखना है, और स्थान आप लखनऊ डाल दीजिए, जो लागू ना हो उसे काट दें, तो इसके चक्कर में ना पड़े। तो इस तरीके से मैंने देखा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाए, पूरा डिटेल मैंने देख लिया है। और भी कोई क्वेरी रहती है तो हमें कमेंट करें। अगला फॉर्म देखते हैं, अगला कौन से फॉर्म है। अगला फॉर्म जो है मार्कशीट फॉर्म, इसमें बहुत कन्फ्यूजन कैंडिडेट में रहता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक। अगले में यहाँ पे आपको डिटेल दी गई हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर, ठीक, इसको ना भरें। अन्य कोई यहाँ पे ट्रिपल सी डाल लीजिए, ठीक है, ट्रिपल सी डाल सकते हैं, यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वहाँ पे भरने का बताया जाता है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट 3 जो मिले हैं, अगर सब्जेक्ट इससे भिन्न है तो आपको इसको काट के यहाँ पे भरना है। बाकी आपको जैसे हाई स्कूल भर रहे हैं, हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे आपको भरना है
सबका डिटेल। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे पूरा योग लिखना है, कितना प्राप्तांक कितना पूर्णांक, ठीक है। श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की, तो फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी में भरना है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अगर बात करें तो इंटरमीडिएट में भी ऐसे ही भरना है, बस अगर सब्जेक्ट सेम है तो उसके सामने भरना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नीचे भर देना है, ठीक है। नीचे वो सब्जेक्ट हाईलाइट करके भर देना है। और थोड़ा कन्फ्यूजन ये होती है कि कुछ लोगों के ग्रेजुएशन में ज़्यादा सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे आता नहीं है, ठीक है। तो आप 2 फॉर्म इसके प्रिंट आउट कर लें, मगर मेरा मानना है कि आप 2 फॉर्म ना प्रिंट आउट करें, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैंने तो 2-3 फॉर्म प्रिंट आउट कर लिए थे, भर भी लिए थे, मगर वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि केवल आप स्नातक लिख दीजिए, स्नातक किस वर्ग में है वो लिख दीजिए, कृषि या फिर साइंस या फिर आर्ट, वो लिखने के बाद आपको पूरे पूर्णांक जितने आपने पाए हैं उतने लिखने हैं, और कितना पूर्णांक वो यहाँ पे लिख देना है। उतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे फाइनली सबमिट पूर्णांक और प्राप्तांक लिख के यहाँ पे हो जाना है। श्रेणी लिख देना है, प्रथम सेकंड थर्ड जो भी आपकी है सभी में सिंपल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी के सिग्नेचर करने के बाद आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। इसमें और भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करें। अगला वीडियो देखते हैं अगला कौन सा फॉर्म। अब ये इम्पोर्टेंट फॉर्म आया है जिसे बोलते हैं इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड में आपको क्या होता है, अंग्रेजी में नाम आपका लिखा होता है, आपको हिंदी में ऊपर लिखना होता है। हिंदी में आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है, पति या पत्नी, पिता या पति का नाम, यदि विवाहित स्त्री हो तो अगर आप लेडीज़ हैं और विवाहित हैं तो आपको पति काट के पिता लिखना है, पिता काट के पति का नाम लिखना है। अगर विवाहित नहीं है तो पति की जगह पे पिता लिख देना है, ठीक है। जन्म तिथि अंकों में आपको यहाँ पे वर्णित करना है और शब्दों में आपको वर्णित कर देना है। स्थायी पता आपको यहाँ पे लिखना है। पत्र व्यवहार आपको ग्राम पोस्ट और मजरा वगैरह सबको लिख देना, पूरा डिटेल में लिखना है, जिससे आपको कभी ऑफर लेटर आता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। पिन कोड बाकायदा सही डालिएगा, देख समझ के डालिएगा कि कन्फ्यूजन ना हो। सेवा या पद जिस पर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट लिख देना है, कनिष्ठ सहायक। हिंदी या अंग्रेजी में जो आप सही समझें, मगर एक ही भाषा का प्रयोग करें। क्या आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़े वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित कोई भी अगर आप करते हैं, यदि हाँ तो वर्ग, जात, उपजात, शैक्षिक अर्हता, अन्य प्राविधिक योग्यताएं यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जात उपजात लिखने के बाद शैक्षिक तथा अथवा प्राविधिक योग्यताएं, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट अगर आपका है तो इंटरमीडिएट, वरना स्नातक और प्राविधिक योग्यताएं मतलब CCC, ठीक है, CCC सर्टिफिकेट ऐसा लिख देना है, CCC पास। परीक्षाएं जिसमें उत्तीर्ण हों तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और साथ में आपको CCC का विवरण यहाँ पे देना है, ठीक है। विषय जो परीक्षा में लिया गया हो, आर्ट, साइंस या एग्रीकल्चर, परीक्षा उत्तीर्ण का अनुक्रमांक, वर्ष और श्रेणी, यहाँ पे ये चीज़ें देनी है। विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, अगर आप पहले से किसी पद पे हैं तो उसका विवरण, किस स्थिति से किस स्थिति तक है, जिस पद पर काम किया हो या कर रहे हो उसका नाम या नियुक्त का स्वरूप, वेतन क्रम एवं वेतन, ये सब लिखना है। देशना प्रपत्र, कृपया इस प्रपत्र के रिक्त स्थानों को भरकर आवेदन पत्र के साथ लाएं, ठीक है। तो इसको भी भर के आवेदन पत्र के साथ आपको जमा करना है। अगला देखते हैं, अगला जो फॉर्म है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो कि फाइनल है, और इसके बाद आपको कोई भी फॉर्म कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चेतावनी इन्होंने दी है जो कि बहुत ज़रूरी पढ़ना है। इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना, किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना अनर्थ डिस्क्वालिफिकेशन समझी जाएगी, और इससे उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अयोग्य समझा जाएगा, ठीक है। यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने अथवा तथा प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध, दोष सिद्ध, परिवारित आदि किया जाता है, डिबार्ड जिसको बोलते हैं, परिवार किया जाता है, तो उनके ब्यौरे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को सूचित किया जाने चाहिए। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छुपाई गई है। अभ्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। उपनामों के साथ यदि हो तो हाई स्कूल के नाम माने जाते हैं। यहाँ पे नाम तो इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है,
और यहाँ पे पिता का पूरा नाम लिखना है आपको, उपनाम भी लिख सकते हैं अगर हो, वरना आप पूरा नाम लिख दीजिएगा बस। माता पिता का नाम, माता का पूरा नाम लिखना है, ठीक है। और इसमें श्रीमती या श्री मत लगाइएगा, कोई ज़रूर नहीं उसकी, ठीक है। लगा भी सकते हैं मगर ना लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। उपनाम लिखा गया है, उपनाम मतलब कि अगर रेखा देवी है नाम तो देवी हो गया उपनाम, ठीक है। इस तरीके से पूरा नाम लिखिएगा, जो आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में हो वही लिखिएगा, श्री या श्रीमती ना लगाएं, अगर लगा हो तो लगाएं। निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिता की राष्ट्रीयता, माता की राष्ट्रीयता भारतीय यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे पिता की भारतीय लिखना है, माता की भी भारतीय, पति या पत्नी की भारतीय, सबकी लिख देना है, जो भारतीय आप लोग हैं। निम्नलिखित का जन्म स्थान, पिता का, पति का जन्म स्थान और पत्नी का जन्म स्थान लिख दीजिए, अगर आपके पर लागू हो। अगर पति विवाहित स्त्री है तो पति का, अगर विवाहित पुरुष है तो पत्नी का जन्म स्थान लिखना है। स्थायी निवास का पूरा पता, गांव, थाना, जिला, सड़क, ग्राम या गली, मकान नंबर सही लिखना है। यदि मूलतः पाकिस्तान या निवासी हो या उस देश में पता या तथा भारत में प्रयोजन करने की तारीख यहाँ दी जाए, ठीक है। अगर पाकिस्तान में निवासी रहा हो या भारत से कहीं अन्य रहा हो तो उसका डिटेल लिखना है। वर्तमान का पता आपको पूरा लिखना है। आयु एवं जन्म की तारीख लिखना है, जो कि यहाँ पे लिखी गई है, अंकों में लिखी गई होती, शब्दों में आपको लिख देना है आगे, ठीक है। अब यहाँ पे शैक्षिक योग्यता, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए, मतलब कि आप 15 साल के बाद जो योग्यता धारित किए हैं वही माना जाएगा। तो 15 आपको पता है हाई स्कूल से आप भर सकते हैं, हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट से भर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज का नाम पूरे पते के साथ, प्रवेश का दिनांक पता हो तो ठीक है, वरना मंथ ईयर डाल दीजिए या फिर ईयर ही डाल दीजिए चल जाएगा। छोड़ने का दिनांक ईयर डाल दीजिए चल जाएगा। परीक्षा जो पास की हो उसका विवरण, स्कूल से जो परीक्षा है, जैसे आपने इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन एक ही कॉलेज से किया है तो कॉलेज का नाम, प्रवेश की तिथि और इसमें छोड़ने की तिथि, दोनों परीक्षाएं यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, कार्यालय या फर्म आदि, जो पूर्ण विवरण पते उम्मीदवार के पहले काम किया हो, जहाँ आपने काम किया उसका विवरण यहाँ पे भरना है, बाकी कुछ नहीं। कि आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध अथवा आबद्ध एवं दंडित अर्थदंडित दोष सिद्ध किए गए या किसी लोक सेवा आयोग, किसी अन्य चयन आयोग द्वारा परीक्षा चयनों में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवारित अनर्ह किए गए, मतलब आयोग किए गए अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए वारित या बहिष्कृत किए गए हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे लिखिएगा। अगर आपको 151 की धारा लगी है या फिर 107/16 तो उसका डिटेल नहीं भरा जाता, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है तो वो भी लिख देना है, ठीक है। ऐसा कुछ अगर है तो ये सब दंड से संबंधित अगर कोई अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि इस आवेदन प्रपत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है और यदि उसमें असत्य विवरण पाया जाए तो मुझे अपात्र ठहरा दिया जाए, ठीक है। तो यही घोषणा है कि आपने पूरा विवरण सही दिया है। तो दिनांक और स्थान आपको लिखना है, दिनांक जिस दिन आपका DV है वो दिनांक डाल दीजिए, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, पूरा नाम और पता। तो इस तरीके से मैंने सभी फॉर्म आपको भरने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिए हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कैंडिडेट वहाँ पे जाए कब, तो जैसे आपको टाइम दिया गया 10 बजे का टाइम या फिर 1 बजे का टाइम, तो आपको 1-2 घंटे पहले नहीं जाना है, कोई वहाँ कार्य नहीं है, आप जाइए टाइम से जाइए। 10 बजे का है 10:15 पे जाइए, मैं तो कहता हूँ 10 बजे का है तो 10 बजे ही पहुँचिए। 10 बजे के 10-15 मिनट ज़्यादा लेट भी हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, मगर पहले जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जब जाएंगे 10 बजे का टाइम है, आपका 11 बजे से शुरू होगा DV, ये ध्यान रखिएगा। 1 घंटे में इधर उधर का इंतजाम बनाने में लग जाता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो DV के संबंध में और भी कोई डिटेल आपकी रहती है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करें, तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।
वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने सभी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हैं। तो और भी कोई रह जाती है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।